हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रेकर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी सीडीपी की टॉपिक वाइज तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारे सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज का जो पहला टॉपिक था हमारा, वो था समाजीकरण प्रक्रिया, जिसमें हमने सोशलाइजेशन प्रोसेस रिलेटेड 102 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सेकेंड टॉपिक था हमारा समावेशी शिक्षा, जिसमें हमने इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड 160 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। थर्ड टॉपिक में हमने आकलन एवं मूल्यांकन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से 95 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इससे रिलेटेड विगत वर्षों में पूछे गए सीटेट, एस्टेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स के क्वेश्चंस हम देखेंगे। पिछली वीडियोस की तरह ही आपको इस वीडियो में भी मेरे सही उत्तर पे टिक करने से पहले आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही है उसे चूज करना है और अपने मार्क्स भी काउंट करने हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हम इस टॉपिक से टोटल 126 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसको हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। सेकंड है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। थर्ड है पढ़ाने की उत्सुकता एंड फोर्थ ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता। तो ध्यान दें, यहाँ पे बात की गई है प्राइमरी लेवल की। यह क्वेश्चन आपका सीटी 2011 फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी लेवल पे बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो एक बार में तो सीखेंगे नहीं, आपको उनको बार बार प्रयास के द्वारा सिखाना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप धैर्य और दृढ़ता से काम नहीं लेते हैं तो आप आक्रामक भी हो सकते हैं बच्चों पर। इसलिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए वो होनी चाहिए धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सेकेंड है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। थर्ड शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से जिस चीज़ पर आधारित है वो है आपका ऑप्शन 1 विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। फर्स्ट ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया। सेकंड कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। थर्ड शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या शब्दावली का यूज किया जाता है वो इन चारों ऑप्शंस में से किस ओर संकेत करती है, ये बताइए। 3 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं उसकी तरफ इशारा करती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध? फर्स्ट है मीडिया मनोविज्ञान। सेकंड शिक्षा मनोविज्ञान। थर्ड शिक्षा समाजशास्त्र एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक दर्शन। 4 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना। सेकंड है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। थर्ड है नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना एंड फोर्थ ऑप्शन है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है वो है एकाकी और तथ्यों को याद करना, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विकास की सामान्य क्षमता। सेकंड है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों। थर्ड विकास की दर एंड फोर्थ ऑप्शन है विकास क्रम।
तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से जिस चीज़ में भिन्न होते हैं वो है आपका ऑप्शन सी, विकास की दर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। सेकंड है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। थर्ड, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना एक टीचर के लिए क्यों जरूरी है और वो उनकी किस तरीके से हेल्प करता है ये बताइए। 7 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि फर्स्ट ऑप्शन है एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। सेकंड है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। थर्ड है शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि शिक्षार्थी जो होते हैं वे स्वयं में विशिष्ट हैं। तो इसका अर्थ यह है कि हर एक विद्यार्थी में, हर आदमी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है और कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। फर्स्ट है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। सेकेंड है किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार। थर्ड, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। एंड फोर्थ ऑप्शन है संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए इन चारों ऑप्शंस में से जिस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन 1, दबाव से किसी बात या फिर विचार के लिए राजी करना। यानी कि बच्चों पे आप प्रेशर नहीं बना सकते, उनसे आप फोर्सफुली नहीं कर सकते कि आपको ये काम करना ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। सेकेंड है शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। थर्ड, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण अनुवेशन है। तो इन चारों कथनों में से जो स्टेटमेंट शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है यानी कि इनकरेक्ट है वो कौन सा है। 10 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। शिक्षण के संबंध में जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो है आपका कि शिक्षण अनुवेशन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। फर्स्ट ऑप्शन है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। सेकंड है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। थर्ड, यह समय बिताने में सहायक होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। 11 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना इसलिए उचित है क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा और इसके साथ ही यह सामाजिकता की भावना को भी बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है श्यामपट्ट पर लिखना। सेकंड, प्रश्नों को हल करना। थर्ड, प्रश्न पूछना। एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जाहिर सी बात है ये जो चारों ऑप्शंस हमें दिए गए हैं वो चारों ही शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। फर्स्ट ऑप्शन है टीपी नन ने। सेकंड, स्पेंसर ने। थर्ड, फ्रोबेल ने। एंड फोर्थ ऑप्शन है मॉन्टेसरी ने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। 13 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, फ्रोबेल ने। क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है फर्स्ट ऑप्शन है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उन्हें शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। सेकंड है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। थर्ड है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो एक टीचर के लिए जो सबसे बड़ी विशेषता है और जो उनकी साधन संपन्नता को दर्शाता है वो है आपका ऑप्शन सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान
होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, सेकंड है उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, थर्ड है उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। तो यदि आप ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड तीनों ही देखो तो ये तीनों निगेटिव वे में जा रहे हैं। सिर्फ ऑप्शन डी जो है हमारा वो पॉजिटिव साइन दे रहा है। तो यहाँ पे 15 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अकॉर्डिंग जो रुचिपूर्ण चीज़ें हैं वो बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, सेकंड छात्र केंद्रित, थर्ड प्रधानाध्यापक केंद्रित एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुभव केंद्रित। तो शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है वो जाहिर सी बात है कि छात्र केंद्रित है, क्योंकि हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान की, सेकंड बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, थर्ड विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 बाल मनोविज्ञान की। क्वेश्चन नंबर 18, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी आपसे असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, सेकंड है उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, थर्ड उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो यदि आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो आपसे उस तरीके का क्वेश्चन पूछता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि वो सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन पूछता है और संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि आप कक्षा के बाद उस क्वेश्चन को अच्छे से समझकर उसको जवाब दें। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बुनियादी स्तर का मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, सेकंड अधिगम को सरल बनाएगा, थर्ड बौद्धिक विकास में सहायता करेगा एंड फोर्थ प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो यदि आप निचली स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पे मातृभाषा में शिक्षा देते हैं तो वह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायता करेगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है रुचियों के, सेकंड सीखने के, थर्ड चरित्र के एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी के। तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती है वो रुचियों के संबंधित भी होती है, सीखने से संबंधित भी होती है और चरित्र से संबंधित भी हो सकती है। सभी व्यक्तियों का चरित्र एक सा नहीं हो सकता या फिर उनकी रुचियां एक सी नहीं हो सकती और उनके सीखने की जो प्रक्रिया होगी वो भी अलग अलग होगी, कोई जल्दी सीख जाएंगे, कोई सीखने में टाइम लेंगे। तो ऐसे में व्यक्तिगत विभिन्नता का जो क्षेत्र है वो इन तीनों से रिलेटेड हो सकता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, सेकंड है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, थर्ड बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है, ये इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए अच्छे से सोच के बताइए। 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से यदि उन पे ध्यान दिया जाए तो उनकी रुचि क्या है, वो किस चीज़ में किस तरीके से समझ सकते हैं, ये टीचर को पता चलेगा और वो उस बच्चे की रुचि के हिसाब से उनकी सीखने की क्षमता के हिसाब से उसको सिखा पाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, यानी कि तरह तरह के कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है, फर्स्ट ऑप्शन है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, सेकंड वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, थर्ड पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत एंड फोर्थ
कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। तो एक टीचर जो है वो अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के कार्यों का उपयोग करती है, तो वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। क्योंकि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है वो तार्किक, शाब्दिक, सांगीतिक किसी भी तरीके की हो सकती है, तो वो अगर अलग अलग शैलियों का प्रयोग करेंगी तो वो बच्चों को उनकी रुचि के हिसाब से समझा पाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। सेकंड है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। थर्ड, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो व्यक्तिगत विभिन्नता यदि बच्चे प्रदर्शित करते हैं क्लास में, तो टीचर को चाहिए कि वो सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करवाए। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया आपसे कि बीजों का अंकुरन संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। फर्स्ट ऑप्शन है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। सेकंड, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। थर्ड, विस्तृत व्याख्या करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरन के चरणों का अवलोकन करना। तो बीजों के अंकुरन की संकल्पना के शिक्षण की जो सबसे अच्छी पद्धति होगी वो होगी ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरन के चरणों का अवलोकन करना। जब विद्यार्थी खुद करके सीखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। सेकंड, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। थर्ड, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। एंड फोर्थ ऑप्शन है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है वो है आपका ऑप्शन सी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है रटने को प्रोत्साहित करके। सेकंड, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। थर्ड, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। एंड फोर्थ ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। सेकंड, मुख्य रूप से शिक्षक से। थर्ड, व्यक्तिक रूप से। एंड फोर्थ ऑप्शन है समूहों में। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में सामान्यतः यानी कि आमतौर पर बच्चे इन चारों ऑप्शंस में से किस प्रकार से सीखते हैं ये बताइए। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिक भिन्नता। सेकंड, अंतः संबंध। थर्ड, निरंतरता। एंड फोर्थ ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो जाहिर सी बात है यह व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिक अंतर। सेकंड, बाल अधिकार। थर्ड, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, व्यक्तिक अंतर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है चार्ट की सहायता से प्रक्रिया को प्रदर्शित करना। सेकंड, विद्यार्थियों को शुद्धिकरण प्लांट का मॉडल बनाने के लिए कहना। थर्ड, विद्यार्थियों को उस प्लांट पर ले जाना जहां जल शुद्धि की जाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक से पढ़ना। 30 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को उस प्लांट पर ले जाना जहां जल शुद्धि की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? फर्स्ट ऑप्शन है परीक्षण करने की प्रवृत्ति। सेकंड, स्मृति। थर्ड, अनुशासित स्वभाव। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। 31 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी,
प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन है सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। सेकंड है सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। थर्ड, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा में यानी कि प्राइमरी लेवल पे सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक टीचर को जो करना चाहिए वो इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए बताइए। 32 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अभिभावकों समावेशन, सेकंड विद्यार्थियों बहिष्करण, थर्ड अन्य शिक्षकों समावेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों समावेशन। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट नवंबर 2012 फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है। अच्छे से सोच के जवाब दीजिएगा। 33 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों का ज्ञान, सेकंड उद्देश्यों की अस्पष्टता, थर्ड शिक्षण का ज्ञान एंड फोर्थ ऑप्शन है योजना की दृढ़ता। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो पाठ योजना में शामिल नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, योजना की दृढ़ता। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य विद्यालय, सेकंड फैक्ट्री विद्यालय, थर्ड प्रगतिशील विद्यालय एंड फोर्थ ऑप्शन है पब्लिक विद्यालय। तो जॉन ड्यूवी के द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के जो उदाहरण है वो है आपका ऑप्शन सी, प्रगतिशील विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 36। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, सेकंड बीएफ स्किनर, थर्ड जॉन ड्यूवी एंड फोर्थ ऑप्शन है एरिक एरिक्सन। 36 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जॉन ड्यूवी। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया आपसे कि एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, सेकंड कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, थर्ड व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए एंड फोर्थ क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो जाहिर सी बात है बच्चे यदि करके सीखेंगे तो वो बहुत जल्दी से सीख पाएंगे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे उसको। तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, सेकंड छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, थर्ड छात्रों को चिंतन के अवसर देने का एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी का। तो कक्षा कक्ष में टीचर जो प्रयास करते हैं उनमें ये तीनों ऑप्शंस यानी कि 1, 2 एंड थर्ड आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सेकंड सीखने में स्वायत्तता की, थर्ड क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी की। 39 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो है कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक माहौल, सीखने में स्वायत्तता, क्रिया आधारित और अंतःक्रियात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। फर्स्ट ऑप्शन है बोध का विकास करना, सेकंड आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, थर्ड विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना एंड फोर्थ ऑप्शन है रटने को प्रेरित करना। तो भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा जिस पर बल देती है वो है आपका ऑप्शन 1, बोध का विकास करना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए 40 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।